हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सोसाइटी। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सभी जो जीव हैं वो सेल से बने हुए हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं यानी कह लो एक कोश के जीव जिनके पास सिर्फ एक ही कोशिका या सेल होता है वो अपने बेसिक फंक्शंस उसी से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा के पास जो सेल है वो उसको मूवमेंट और फूड के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पर अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, लाखों में होते हैं सेल, और उनका काम होता है वो सारे एक एक सिंगल सेल जो है उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक काम को करने के लिए, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और कोई भी काम को करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है सेल का और उस वही ग्रुप जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेकिन इतनी सटीकता से परफॉर्म करती है जैसे कि और कोई सेल दूसरा नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमंस में यहाँ देख सकते हो कि मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है मूवमेंट को, और नर्व सेल जो है वो मैसेज को कैरी करती है। ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और फूड और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये सारे सेल जो हैं ये अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। प्लांट में अगर देखो तो वस्कुलर टिश्यू जो है वो फूड और वाटर को कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, यानी कह लो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कहीं भी भेजने का काम करता है वेस्कुलर टिश्यूज। इसलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब लेबर की तरह काम करते हैं और बिल्कुल बट जाते हैं आपस में काम करने के लिए, क्योंकि सेल जो है स्पेशलाइज होता है किसी एक फंक्शन को करने के लिए। या तो कोई एक सेल परफॉर्म करेगा या उसी सेल के जो ग्रुप हैं वो परफॉर्म करेंगे बॉडी के अंदर। और इतना ही नहीं, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है अगर बॉडी में होगी तो यह क्लस्टर ऑफ सेल यानी कह लो ग्रुप और सेल के द्वारा किया जाएगा किसी एक स्थान पे, यानी कोई एक प्लेस होगा बॉडी के अंदर जहां उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे यानी ग्रुप ऑफ सेल वहां पे मौजूद होंगे, और यही क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। ये अरेंज होता है और डिजाइन किया जाता है ताकि हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, यानी कि इतने एफिशिएंसी के साथ कोई काम हो सके ताकि उसमें किसी और सेल या बॉडी के कोई पार्ट्स को डैमेज ना हो, ताकि सारे फंक्शन जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जा सके। जैसा कि आप जान सकते हो कि अगर हमें सांस लेना है तो सांस लेने के लिए फेफड़े के जितने भी मसल्स या सेल ऑफ टिश्यूज होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा जो है फूलता है और सिकुड़ जाता है। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को काम करने पड़ते हैं एक साथ, और इसी ग्रुप ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल का एग्जांपल जैसे ब्लड हो गया, ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स, फ्लोएम हो गया एंड मसल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं उसके। तो मैंने बता दिया कि जितने ग्रुप ऑफ सेल होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं ताकि वो एक साथ काम कर सकें किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर टिश्यू के रूप में। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट और एनिमल्स जो है वो सेम टाइप को टिश्यू से बने हैं या नहीं बने हैं? तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम जानेंगे। तो इनके बारे में हम जानने के लिए कंपेयर करेंगे इनके स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शन को, यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इन दोनों के जो सेल या टिश्यू के स्ट्रक्चर हैं वो सेम है या फिर वो काम सेम तरीके के करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्लांट और एनिमल के जो टिश्यू है वो सेम टाइप के हैं या अलग डिफरेंट टाइप के हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लांट के बारे में अगर हम जाने तो प्लांट क्या है, ये नोटिसेबल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि प्लांट एक स्टेशनरी और फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर और नीचे बढ़ सकता है। तो इसमें काफी लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये सपोर्टिव टिश्यू कुछ नहीं होता, डेड सेल होते हैं, क्योंकि ये होना भी जरूरी है क्योंकि वो एक जगह खड़े रहेंगे। तो वहीं अगर एनिमल को देखें तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फूड को सर्च करते हैं, मेट करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, और ये प्लांट से कहीं ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम भी करते हैं। उनमें अधिकांश जो टिश्यूज हैं वो जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं। वहीं अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो उनके ग्रोथ के पैटर्न काफी अलग होते हैं एक दूसरे से। जहां पर प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड होता है कुछ सर्टेन रीजन में, वहीं पर एनिमल के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं लाइफ के दौरान, जब सर्वाइविंग का टाइम आता है। तो ये जो टिश्यूज डिवाइड होते हैं, इन टिश्यू को आगे जा करके, मतलब जब ये ग्रो हो रहे होंगे उस टाइम पर इनको दो नाम दिया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। वहीं अगर एनिमल के सेल के ग्रोथ को देखें तो वो यूनिफॉर्म होता है ज्यादा, इसलिए उनके डिवीजन यानी कि उनके बीच में जो डिवाइड हुआ पड़ा है ना, उनके बीच में कोई सीमांकन नहीं होता, यानी कह लो कोई बाउंड्री नहीं बनी होती। वहीं अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स का,
तो वो ऐसे सिस्टम में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड प्लांट से ज़्यादा एनिमल्स में ज़्यादा ही अस्थायी रूप से एक जगह पे हैं। यानी कह लो कि प्लांट में वो डिफरेंट सब जगह पे है, रेंडमली है कहीं पर एनिमल में वो सिस्टमैटिक सही ढंग पर सही जगह पर उपस्थित है। और यही फंडामेंटल डिफरेंस जो है ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी हमें दिखाता है कि अलग अलग टाइप के जो लाइफ प्रोसेस है, दो मेजर ग्रुप ऑर्गेनिज्म को देख लो, चाहे वो प्लांट है, क्योंकि प्लांट का एक ग्रुप अलग हो जाता है, एनिमल का अलग हो जाता है, दोनों के मेथड में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा वो अलग किस्म के हैं। तो अभी हमने प्लांट और एनिमल के कुछ कॉम्प्लेक्स रेफरेंस के बारे में हमने देख लिया। तो अब हम बात करेंगे कुछ टिश्यू के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आएंगे हम प्लांट टिश्यूज पे, जिसमें आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये क्या होते हैं, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, वो हम करके देखेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी में क्या है कि 2 जार ले लिया, दोनों में वाटर हमने फिल कर दिए और दोनों पर हमने ऑनियन जो बल्ब है, यानी कि प्याज के एक टुकड़े जिसके नीचे जड़ हो, थोड़ा सा रूट्स हो उनके, और वो रख दिया। फिर हमने देखा कि इन दोनों में रूट्स जो है वो ग्रो करने लग गई। और फिर 1-2 दिन बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद, जितना आपका हो, आपने मेजर करके देख लेना है कि कितनी कितनी हाइट बढ़ गई। फिर हमने क्या करना है कि जार 2 जो है उसके जितने जड़े हैं हमने कुछ सेंटीमीटर कट दिया, मान लो 1 सेंटीमीटर हमने काट दिया। फिर आफ्टर 1 से लेके 5 डेज तक हमने ऑब्जर्व करना है कि मतलब रूट की लंबाई कितनी हुई। वही एक्टिविटी है और फिर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है। तो ये एक्टिविटी हमने इसलिए किया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें जानने थे। पहला कि विच ऑफ द 2 अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स। दूसरा, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। हमने एक जार वाले जो रूट्स थी उसको हमने कट कर दिया था, फिर भी ग्रो करती रही, पर क्यों। और थर्ड, why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? अब यहां पे कह रहा है कि the growth of plant occurs only in a certain specific region। अगर प्लांट में कुछ ग्रो हो रहा है या रुक रहा है तो वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे डिवाइड हो रहा है टिश्यू उसको हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अगर टिश्यू डिवाइड हो रहा है इसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये उसी पॉइंट पर लोकेटेड होता है जहां हमने कट किया। अब ये डिपेंड करता है उस हर एक रीजन पे, ठीक है, जहां ये मौजूद होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है। मान लो कि ये हर पॉइंट पे है और जहां जहां यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी है, ये भी है, पर इन तीनों टिश्यूज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी, तीसरा है लैटरल, ठीक है। अब जैसे ही मेरिस्टम कोई नया टिश्यू या नया सेल बनाता है ना, तो वो बिल्कुल मेरिस्टम के तरह ही दिखाई देता है, पर जैसे जैसे वो ग्रो होता है, मैच्योर होता जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है और वो अलग ही कंपोनेंट्स में बदल जाता है, ठीक है, अलग अलग टिश्यू में बदल जाता है वो। जैसे अगर ये है, पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा है लैटरल मेरिस्टम। अब लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, अगर वो कोई एक है बॉडी तो उस पे कहां कहां होगा ये उसका लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हो, एक तो टिप पे है, दूसरा बीच में है, तीसरा ये लाइन के आसपास जहां डबल लेयर दिख रहा है। जैसा कि तीनों मेरिस्टम का लोकेशन में पता है, पहला एपिकल जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है और वो इस इंक्रीज होने में, रूट की लेंथ बढ़ने में काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें लैटरल मेरिस्टम का, ये बिल्कुल जड़ के पास होता है जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। यानी एक तरह से कह लो मोटा होने के लिए, अगर कोई जड़ मोटा हो रहा है तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है वो मोटा हो जाएगा। जैसे कि तना होता है ना, एक पेड़ का तना, वो पीछे से मोटा होता है, आगे से पतला होता है, उसी तरीके से ये इसका काम है। और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो बीच में नोड की तरफ होता है और ये किसी किसी प्लांट में ही देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मेरिस्टम सेल जो है ना, इसकी जो टिश्यूज हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं क्योंकि इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, सेल्यूलोज का जो वॉल है वो बिल्कुल थिन है, पतला है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, यानी इनके पास जो है अपना एक न्यूक्लियाई भी है, लेकिन इनके पास वैक्यूल्स नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा एक्टिव है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इनके पास वैक्यूल्स होता क्यों नहीं है। तो वैक्यूल्स के बारे में हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। आगे हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब अगर देखा जाए परमानेंट टिश्यू तो इसके भी 2 रूप हैं, जिसमें पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा एक और है। लेकिन
दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम सा लग रहा है। अब मैं दोनों के स्ट्रक्चर को डिवाइड भी करूंगा, बताऊंगा दोनों स्ट्रक्चर में क्या समानताएं हैं, क्या अलग है। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर से बड़ा है, पर अगर असल में देखा जाए तो ये इसका एक यहाँ का हिस्से का एक छोटा सा लेयर है, छोटा सा हिस्सा है, जिसको इतना बड़ा करके दिखाया गया है। तो पहले हम जानते हैं परमानेंट टिश्यू होता क्या है। तो अगर सेल अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है तो सेल के साथ होता क्या है, तो पहले हम देखते हैं। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होता है ना, ये क्या होता है, स्पेसिफिक रोल ले लेता है और अपनी एबिलिटी जो डिवाइड होने की है उसको लूज कर देता है, यानी अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसके रिजल्ट में क्या मिलता है इनको कि ये परमानेंट टिश्यू कहलाने लगते हैं। परमानेंट टिश्यू यानी इनमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इनके पास परमानेंट शेप आ जाता है, साइज आ जाता है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसकी वजह से आता है। यहीं पर डिफरेंशिएशन का काम क्या है, डिफरेंशिएशन वाला जो फंक्शन है ये लीड करता है ताकि परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट किस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से होगा तो कैसे होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी है कुछ, उसके बाद हम इस फिगर पे जाएंगे कि क्या होता है। अब ये एक्टिविटी है, पहले ध्यान से सुन लो। टीचर की सहायता से हमने एक प्लांट का स्टेम ले लेना है। ठीक है, उसका बड़ा पतला स्लाइस हमने काट लेना है, इतना पतला कि हम हाथ से टच भी करें तो वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पतला स्लाइस हमने काट लिया। फिर उसको सैफरन की सहायता से एक स्लाइड पे रख देंगे हम, और उस पर कुछ ड्रॉप ग्लिसरीन का डाल देंगे। फिर उसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से, और उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सेल को देखेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट देखेंगे उसका। फिर हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे। तो पहला है, आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सभी सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है। दूसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, कितने टाइप के सेल हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और तीसरा है, कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, क्या इसका कोई कारण है कि इतने सारे सेल होते हैं। पहला फिगर में का जो हम लेयर देख रहे हैं उसमें पहला दिखा रहा है एपिडर्मिस, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है पेरेनकाइमा, उसके बाद है फोलेम, जाइलम और वेस्कुलर बंडल। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे ये होता क्या है। इस सेक्शन में इस एक्टिविटी को करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जब ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इतने टाइप्स ऑफ सेल होते क्यों हैं, फिर आगे भी देखेंगे हम। तो कुछ सेल के लेयर बने होते हैं ना, अगर मान लो स्किन है, स्किन के ऊपर सेल है, ठीक है, उसके नीचे भी सेल है। तो जहां एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के थोड़ा सा नीचे अगर जाने पर ही जो सेल होते हैं उनको हम बोल देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसमें देखें अगर एपिडर्मिस के नीचे तो पेरेनकाइमा भी है और कोलेनकाइमा भी है, पर अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो पेरेनकाइमा को बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इनमें कई सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पतली सेल वॉल से बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल पतली सेल वॉल, और ये सारी जीवित होती हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ये सारे जो टिश्यू हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, इन सारे सेल के बीच में आपको मिल जाएगा, और ये सारे सेल जो है ना फूड को स्टोर करके रखते हैं, यानी इनकी एनर्जी जो चाहिए इनको उनको स्टोर करके रखते हैं अपने पास। अब कुछ सिचुएशन में क्या होता है, ये क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको कभी कभी क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। ज्यादातर देखने को मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है, क्योंकि उसमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। ठीक है, और पेरेनकाइमा जो है हेल्प करता है इसको फ्लोट करने में, और कुछ टाइप के पेरेनकाइमा को हम एरेनकाइमा भी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि हम ये सेल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लांट का, तो जितनी भी बातें हो रही हैं ये प्लांट के बारे में हो रही हैं। ठीक है, ये माइंड में रख के चलिए। अब प्लांट में भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, तो उसके लिए एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसको नाम है कोलेनकाइमा, और ये टिश्यू अलाउ करता है कि वो किसी भी पार्ट्स को बेंड होने के लिए, या किसी ऐसे लता, यानी कि मान लो कोई लता जो पेड़ की तरह खड़े नहीं होते, लतरते हैं नीचे फैलते हैं, उनके तने को बिना टूटे मुरझाए, और उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है ताकि वो खड़े भी रह सके कई सारे प्लांट में। तो ये मिलता है कोलेनकाइमा से।
अब इस टिश्यू को अगर हम खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ? ये पत्ते में मिलेगा, और वो भी एपिडर्मिस के नीचे। अगर देखा जाए तो ये रहा एपिडर्मिस, इसके नीचे कोलेन काइमा का लेयर ये रहा। अब देखें तो इस टिश्यू का जो सेल है ना वो जिंदा है और लंबा भी है, लेकिन अगर देखें तो कॉर्नर पे एक तरह से ये मोटा है थोड़ा सा, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। वहीं अगर देखा जाए दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है स्केलेरेन काइमा, ये टिश्यू जो है ना प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाता है उसको। जैसा आपने नारियल के पेड़ में देखा होगा, उसका जो हस्क होता है ना वो बिल्कुल इसी टिश्यू से बना होता है। इस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बिल्कुल डेड होते हैं। अब ये टिश्यू डेड होते हैं तो डेड होने के कारण ये बिल्कुल लंबे होते हैं और नैरो होता है इनका सेल वॉल, और बिल्कुल अंदर से जगह नहीं बचती इनके सेल के बीच में। क्यों नहीं बचती? क्योंकि लिनिन होता है इनके बीच में। लिनिन एक ऐसा पदार्थ है जो इनको डेड बना देता है, जिसके कारण इनके बीच में कोई जगह नहीं बचती, ठीक है। अब नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के पास होता है, प्लांट स्टीम में होता है, तने में होता है, पत्ते के जो वेन्स होते हैं ना उनमें होता है, और सीड और नट जो देखते हो उसका जो हार्ड कवरिंग होता है ऊपर से उसमें पाया जाता है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट के पार्ट को, चाहे वो बीज हो। अगर मान लो बीज के ऊपर कवरिंग स्ट्रांग नहीं होगा तो आसानी से वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। अब नीचे एक एक्टिविटी दिया हुआ है ना, इस एक्टिविटी को हम करेंगे तो एक रेहियो नाम का पौधा होता है, उसके पत्ते ले लेने हैं, स्ट्रेच करके फोर्स अप्लाई करके हमने उसको तोड़ देना है। फिर थोड़ी देर बाद तो हमने उसको स्ट्रेच करना है तो उसका एक पील हमें दिख जाएगा, स्किन दिख जाएगा, जहां से कटा होगा वहां से हमने उसको रिमूव करके निकाल लेना है, और उसको एक पेट्री डिश होता है उसमें वाटर डाल के उसमें डाल देना है। कुछ बूंदे सेफ्रिन की डालनी है, और उसके बाद कुछ 1-2 मिनट बाद हमने उसे बाहर निकालना है, स्लाइड पे रख देना है जेंटली अच्छी तरीके से, और कवर कर देना है। कवर करने के बाद माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हमने जो ऑब्जर्व किया उसका जो आउटर मोस्ट लेयर हमें दिखा वो था एपिडर्मिस का। अब कह रहा है एपिडर्मिस एक बिल्कुल सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल लेयर सेल से बना होता है वो, पर कुछ पौधों में वो मोटा रहता है, मतलब कि एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से वो बना हुआ है। क्यों? अगर मान लो कि कोई ऐसा पौधा है जो बिल्कुल जहां पे पानी नहीं है वहां पे है, जैसे रेगिस्तान की बात कर लें, तो पानी कम है उसके पास, तो हो सकता है कि ज्यादा धूप पड़ने पर पानी जो है वाष्प बन के एयर में चला जाए, तो प्लांट के पास कुछ वाटर बचेगा नहीं। तो वहां पे एपिडर्मिस काम करता है, थिक होकर के वाटर लूज नहीं होने देता प्लांट के अंदर से, ठीक है, वो प्रेशर को रोक देता है, जिससे कि पानी अंदर ही बना होता है, वाटर प्लांट के अंदर रह जाता है, जिससे प्लांट सरवाइव करता है आगे। क्योंकि ये एयर जो है ना वाटर लूज मतलब लॉस ऑफ वाटर को एंगेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी और इन्वेजन ऑफ द पैरासिटिक फंगी से भी बचाता है। अब मैं यहां दिखा रहा हूं एक प्लांट का वो सेल जिसका हमने एक्टिविटी किया था। तो पहला ये देख लो, ये गार्ड सेल की तरह काम करता है। गार्ड सेल मतलब एंट्री होगी तो ये दोनों गार्ड सेल के रूप में बैठे हुए यहाँ पे। एपिडर्मल सेल जो होता है ना बिल्कुल यहाँ पे होता है। मान लो कि ये स्किन का एक लेयर है, भाग है, और यहाँ एक छोटा सा छेद है जाने अंदर जाने आने का, तो यहाँ पे भी सेल है, गार्ड के काम करता है यहाँ पे। और ये एपिडर्मल सेल होता है जो सारा काम परफॉर्म कर रहा होता है, और इनके बीच में ज्वाइंट में यहाँ पे होता है स्टोमेटा, जो बीच में छोटा सा स्पेस है। इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना। अब इसके अंदर में भी जो स्पेस है जाने का, वहां पे भी गार्ड सेल काम करता है। अब हम आगे चलते हैं कि एपिडर्मिस का काम क्या है। अब चूंकि हमने देखा कि ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, तो एपिडर्मिस टिश्यू जो है ना, इनके बीच में कंटिन्यूस लेयर बने होते हैं जिनसे इनके बीच का स्पेस खत्म हो जाता है। सिंगल लेयर सेल में वैसे तो स्पेस नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाता है। लेकिन जब मतलब मल्टी सेलुलर स्पेस हो जाए, मतलब मान लो कि मल्टी लेयर हो जाए, कंटिन्यू लेयर चलता रहे उस पर, तो इंटर सेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल जो है ना रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट होंगे। इनका जो आउटर साइड वॉल्स होगा वो थिकर होगा इनर वॉल से। अब प्लांट्स में आपने रूट्स देखा होगा, ठीक है, तो रूट का जो एपिडर्मल सेल होता है ना, उसका काम क्या है? वाटर को ऑब्जर्व करना, ताकि अब जड़ से वो पानी लेगा प्लांट, तभी अपने आप में वो जिंदा रह पाएगा। तो एपिडर्मल सेल का काम होता है वाटर को ऑब्जर्व करना। और ये दिखते कैसे हैं? जैसे बाल के कई सारे हिस्से हो गए हों, ठीक है, एक से दूसरा निकल रहा है, दूसरे तीसरा, बाल के जैसे होते हैं, बिल्कुल पतले और कई सारे भागों में बटे होते हैं, ब्रांचेस जैसे बने होते हैं। और ये काफी
बड़े एरिया में फैल जाते हैं, जिससे कि अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा पानी ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर। अब देखा जाए तो कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट प्लांट कहा जाए, उनमें जो एपिडर्मस सेल होगा ना वो ज़्यादा थिक होगा और वैक्सी कोटिंग होगी उसके ऊपर। ये वैक्सी कोटिंग होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ होता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ब्रांच का आउटर लेयर, किसी पेड़ का ब्रांच है उसका आउटर लेयर किसी यंग स्टेम के आउटर लेयर से अलग होता है या नहीं। मतलब सोच लो कि एक पुराना पेड़ है, उसका कोई ब्रांच निकला नया, उसका आउटर लेयर कवरिंग देखें, और कोई यंग स्टेम यानी अभी अभी कोई पेड़ पौधा निकल रहा है उसका स्टेम है, उसके बाहर का लेयर, क्या दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं। अब देखा जाए जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसके बाहर का जो है आउटर सरफेस लेयर जो होता है, जिसको हम छाल कहते हैं, पेड़ की छाल, उसको देखें तो वो थोड़ा थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो कॉर्क का निर्माण कर लेता है। कॉर्क जैसे चीजों का निर्माण किया जाता है। कॉर्क होता है क्या, एक डेड सेल होता है और वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, और उनमें जो है सुवेरिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो पानी और गैस से उसको बचाने का काम करता है। इसलिए वाइन के ऊपर जो सील पैक होता है ना वो कॉर्क का बना होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड फॉर्म, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। अलग अलग टिश्यू के बारे में हमने बात किया, अभी तक डिस्कस किया उनके बारे में, जो कि कुछ टिश्यू एक तरह के दिखाई देते थे जिनका नाम था सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब उसी का दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है बना होता है एक से ज्यादा सेल से, और जितने भी सेल इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं ना वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जाइलम एंड फेलम, ये एग्जाम्पल है कुछ इसके, ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है। अब अगर देखा जाए तो वेस्कुलर टिश्यू जो है ना, इनके बीच में एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में, जो कि ये पॉसिबल बनाता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है किसी भी प्लांट के लिए, उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये उसमें सर्वाइव हो सके, इसके लिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जाइलम के पास क्या क्या है, जाइलम के पास ट्रेडिक्स है, वेसल्स हैं, पेरेनकाइमा है और जाइलम्स फाइबर्स हैं उनके पास। ट्रेकाइड्स और वेसल्स जो है ना, ये ज्यादातर इनके पास थिक वॉल्स होते हैं, जो कि आगे जाकर के डेड सेल में जब मेच्योर होते हैं तो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों ही टेबुलर स्ट्रक्चर होते हैं इनमें, और ये अलाउ करता है अपने अंदर ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स को, वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं हमेशा। और दूसरा पेरेनकाइमा का काम है फूड को स्टोर करना, ठीक है। जाइलम फाइबर्स का काम है मेनली सपोर्ट करना, ठीक है, फंक्शन को सपोर्ट कर सके उसके लिए। तो जाइलम के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखा जाए ट्रेकाइड्स कुछ ऐसे होते हैं, वेसल्स कुछ ऐसे तरह के होते हैं, ठीक है, इनके बीच में पिट्स जैसे कुछ बना हुआ है, पिट यहाँ पे भी है। तो ट्रेकाइड्स और वेसल जो हैं ये काफी मैच्योर होने के बाद डेड सेल का काम करने लगते हैं, सपोर्ट देने लगते हैं। ये जाइलम पेरेनकाइमा है, ये काम करता है फूड स्टोर करने का। वहीं ट्रेकाइड और वेसल का काम है कि अपने अंदर से वाटर और मिनरल्स को मतलब पास होते रहने देना। वहीं जाइलम फाइबर्स का जो काम है मेनली सपोर्ट प्रदान करना, वो सपोर्ट कर देता रहता है। नेक्स्ट चलता है फ्लोएम, ये कई सारे सेल से बने होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो है कई सारे सेल से बना होता है, ये 5 टाइप ऑफ सेल से बने होता है। सीव सेल्स, ठीक है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब वहां पे सीव ट्यूब्स जो होता है ना, ये टेबुलर सेल होते हैं और इनके बीच में होल्स बने होते हैं, लेकिन वॉल होते हैं बिल्कुल टेबुलर की तरह। टेबुलर का मतलब हो गया कि एक ट्यूब की तरह बना होना। अब फ्लोएम का काम क्या है कि लीव से यानी पत्तों से लेकर के प्लांट के और भागों में फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल है ना, वो इसके अंदर फ्लोएम सेल जितने भी हैं वो लिविंग है, मतलब जीवित है। नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमल टिश्यू। उससे पहले कुछ क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज बताने हैं। दूसरा है वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड, विच टिश्यू मेक अप हस्क ऑफ कोकोनट, और फोर्थ है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। अब एक प्रक्रिया जो हम हमेशा निभाते हैं, एनिमल टिश्यू का मतलब हो जाता है ह्यूमन से रिलेटेड टिश्यू का भी काम आना। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो फूलता है, मूवमेंट करता है, फूलता है और फिर डाउन चला जाता है। तब क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी पार्ट्स मूव कैसे होते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हम बोलते हैं मसल सेल। इसका काम है कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है ना, इसी से हमारी बॉडी मूव कर पाती है।
अब यहाँ पे स्टमक देख रहे होंगे, ये स्टमक, इसका इतना छोटा सा भाग ये अगले पिक्चर में दिख रहा है और उसका छोटा सा भाग हिस्सा लेकर के हमें यहाँ दिख रहा है, जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल फाइबर। इतना छोटा डिटेल यहाँ दिखाया गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ऑक्सीजन चला कहाँ जाता है? तो इट इज अब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन ऑल आवर बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। मतलब कि हम फेफड़े में जब से ही सांस को भरते हैं, वहां से ये सीधा पहुंचता है हार्ट के पास। हार्ट क्या करता है? ब्लड के साथ, आरबीसी के साथ सारे पूरे बॉडी के सेल के पास ऑक्सीजन को भेज देता है। अब ऑक्सीजन सारे सेल के पास जाएगा तो क्या करेगा? एक तरफ से ऑक्सीजन जा रहा है तो वहां से जिंदा होते आ रहा है, दूसरी तरफ से जब ब्लड सेल वापस आएगी तो वहां से वो CO2 लेते हुए ही आती है। CO2 का मतलब है, O2 तो ऑक्सीजन ही हो जाता है, C का मतलब होता है कार्बन। अब वो कार्बन कहाँ से आया? तो हमारे बॉडी के जो सेल है ना, डेड सेल, वो भी खत्म होते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलते हैं, जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? तो हमने पहले कुछ चीज पढ़ा था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऑक्सीजन जाता है सेल में, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल को पूरा सर्वाइव कराने के लिए। मतलब सेल क्या काम करेगा, उसके लिए एनर्जी जो चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये ब्लड जो है वेस्ट को कलेक्ट करके किडनी के द्वारा वो बाहर डिस्पोज कर देगा, या फिर CO2 के द्वारा हमारे फेफड़े से बाहर आ जाएगा, नाक से बाहर आ जाएगा। अब देखा जाए तो ब्लड और मसल दोनों हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके बेसिस पर ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं अलग अलग लेवल पे, और एनिमल में भी, एनिमल टिश्यू में भी सेम होता है। उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सारे टिश्यू काम करते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और मसल फॉर्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह है, ठीक है, जो एनिमल में पाया जाता है। एपिथेलियम कवर जो है ना, ये कई सारे ऑर्गन और कैविटीज को कवर करके रखता है बॉडी के अंदर ही, और ये कई सारे बैरियर का काम करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट को, सिस्टम को सेपरेट करके रखता है। जैसे कि स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, लिगनिंग ऑफ माउथ, लिगनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, किडनीज, ट्यूबल्स, ये सारे इसी एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं, तभी सारे सेपरेटेड हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सीट। ये टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस सीट में काम करते हैं, मतलब कह लो कि इनमें बिल्कुल जगह नहीं होता और लेयर बाय लेयर बैठ के ये काम करते हैं। जैसे स्किन है, एक छोटा सा स्किन हम ले लें तो एक स्किन के अंदर काफी सारे लेयर्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू बना के रखता है अपने अंदर। अब चूंकि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में अगर देखें तो सीमेंटिंग मटेरियल के जैसा ही कोई सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल ही इंटरसेलुलर स्पेस को खत्म कर देता है, बिल्कुल नहीं होता उनके बीच में। अब देखा जाए तो एपिथेलिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परमिएबिलिटी का, मतलब ये रेगुलेट करता है कि किसी भी मटेरियल को एक्सचेंज करेगा बॉडी के इंटरनल पार्ट में और एक्सटर्नल के बीच में, हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में, इस तरीके से काम करेगा। यानी बॉडी पार्ट्स के बीच में भी काम करता है। मान लो कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में कोई चीज ट्रेवल करना चाह रही है तो एपिथेलियम उसे पार कराएगा। दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई चीज ट्रांसफर करना चाह रही है तो भी एपिथेलियम उसे करवाएगा। अब देखा जाए इतने सारे प्रकार के बाद भी, इतने सारे टाइप्स के बाद भी एपिथेलियम जो है ये सेपरेटेड होता है अंडरलेइंग टिश्यू के से, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। देखा जाए तो अंडरलेइंग जो टिश्यूज हैं वो अलग होते हैं। अब इसमें देख सकते हो ये स्क्वामोस, स्ट्रेटिफाइड एक्वामोस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार क्लिएटेड बोलते हैं। ये कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। सारे के प्रकार अलग हैं और ये सब इतने टाइप्स होने के बाद भी कह लो तो अंडरलेइंग जो टिश्यूज हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट होते हैं। और ये जो नीचे टाइप्स देख रहे हो ना, ये चार टाइप एपिथेलियल टिश्यूज के, इनके फंक्शंस भी यूनिक अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। अब एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक चीज दिखाई देगा कि जो लिनिंग ब्लड वेसल है या फिर एल्वियोली लंग्स हैं, इनके बीच जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो बिल्कुल परमिएबल सरफेस की तरह हो रहा है। और वो सरफेस एक प्रकार का सिंपल फ्लैट एपिथेलियम है, ठीक है, जिसका नाम है स्क्वामोस एपिथेलियम। तो ये जो सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल सेल है ना, ये काफी ज्यादा पतले और फ्लैट होते हैं। और जो हमारे बॉडी में ओसोफेगस होता है और लिनिंग ऑफ माउथ होता है, यानी माउथ मुंह का जो परत होता है ना, वो भी स्क्वामोस एपिथेलियम से ही बना होता है।
स्किन का जो एपिथेलियल सेल है ना वो बिल्कुल इस तरीके से अरेंज होता है ताकि अगर कोई टूट फूट हो जाए यानी चोट लग जाए हमें तो उससे हमें बचाया जा सके। जब ये अरेंज हो जाते हैं लेयर के पैटर्न में, कई सारे लेयर के पैटर्न में, तब उसको कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस। अभी ये एक लेयर में था, अभी यहाँ कई सारे लेयर आ गए इसके, तो इसको कहा जाने लगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस। तो जहां जहां अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगा, देखा जाए तो जहां पेट होता है ना, पेट के यानी इंटेस्टाइन के अंदर लंबी एपिथेलिया मौजूद होती है जो कि अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करती रहे। और कोलमनार एपिथेलियम का काम होता है कि एपिथेलियल बैरियर के आसपास मूवमेंट कराना, ठीक है, उसके अक्रॉस भी जा सके, उसके अंदर बाहर कर सके। यहाँ कोलमनार का मतलब होता है पिलर लाइक। पिलर लाइक मतलब एक पिलर के जैसे बने होंगे और वो फिर बैरियर से आर पार कराने का काम करता है। और इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके पास सीलिया नाम का एक चीज होता है। सीलिया कैसे होता है? एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो एपिथेलियल सेल के ऊपर होता है, और ये सीलिया जो है मूव करती है और मूवमेंट से म्यूकस को पुश करती है और बाहर निकालती है। म्यूकस होता है बलगम जो कफ आपके शरीर में बना होता है, और इस प्रकार के एपिथेलियम को कहा जाता है कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है क्यूवाइडल। अब देखा जाए तो क्यूवाइडल एपिथेलियम का दो काम है। पहला काम है कि मैकेनिकल सपोर्ट देना, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट किसको देगा? तो मैकेनिकल सपोर्ट उसी को देगा जिसमें ये उसके लेयर्स बनाएगा। अब लेयर किसके बनाएगा? तो क्यूबाइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लिंकिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, जो किडनी में नलिकाएं होती है जिससे सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह या वाटर पास होता है, उसकी जो परत होती है, लेयर्स होती है, वो बनाएगी, या फिर सेल्वरी ग्लैंड्स के परत बनाएगी। जो हमारा लार होता है मुंह में, उसकी जो नलिका होती है जहां से वो बहती है, उसके लेयर्स बनाती है, और उसी को फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। अब कभी कभी एपिथेलियल सेल जो है ना, ग्लैंड सेल की तरह एडिशनल स्पेशलाइजेशन को एक्वायर कर लेती है और फिर सिक्रेट करती है सब्सटेंस को एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। अब यहाँ कह रहा है कि समटाइम पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लेता है। इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट चलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ये क्या होता है? अब देखा जाए तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, पर इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते क्यों है? तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब उसी में हमें एक क्लू दिया गया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल होते हैं ना, वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कह लो कि ज्यादा गैप होता है उनमें, और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर बंधे होते हैं वो। अब मैट्रिक्स एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। और इस मैट्रिक्स का जो नेचर होता है ना, वो बिल्कुल ही उनके फंक्शन और पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। और मैट्रिक्स का नेचर डिपेंड करता है कि वो जो फंक्शन पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कैसा होगा, उसके हिसाब से बदलती रहती है, भिन्न होती रहती है। अब हम एक्टिविटी करेंगे, जिसमें पहला है कि हमने ब्लड के ड्रॉप ले लेने हैं स्लाइड के ऊपर और उसे ऑब्जर्व करना है, जिसमें डिफरेंट सेल प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, उसे हमें देखना है। आगे जाने से पहले इस पिक्चर को दिखा देता हूँ। ये ब्लड सेल को जब देखा जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखा जाए तो ब्लड एक फ्लूइड है और मैट्रिक्स में उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। जिसमें प्लाज्मा का काम है कि प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन को कंटेन करके रखना, ठीक है। अब ब्लड का काम क्या होता है कि गैस को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को करता रहता है। ऑक्सीजन को सेल के पास पहुंचाता है और वहां से CO2 लेके बाहर निकालता है। डाइजेस्टिव फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट से वो करता है काम। सेकंड है कि बोन भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, और इसी के फ्रेमवर्क पे के ऊपर हमारी बॉडी बनी हुई है, और ये एंकर का रोल निभाता है, यानी कि ये मसल को भी सपोर्ट करता है और बॉडी के मेन ऑर्गन को भी सपोर्ट करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। अब इसमें इतने सारे गुण हैं, इनसे क्या लाभ होगा बॉडी को, तो देखते हैं आगे। अब हड्डियां बनी किससे होती है? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से, जो कि कंपोज्ड हुए होते हैं। और अगर बॉडी में हड्डियों को देखें तो वो जुड़े भी होते हैं एक दूसरे से, और उसमें भी एक कनेक्टिव टिश्यू काम करता है जिसका नाम है लिगामेंट। ये टिश्यू काफी इलास्टिक होती है, ठीक है, जिसमें काफी मजबूती होती है। और ये लिगामेंट जो है ना, बहुत कम मैट्रिक्स वाले होते हैं, फिर भी हड्डियों को जोड़कर पकड़ के रखते हैं। वहीं अगर दूसरे टिश्यू की बात करें, टेंडन्स, जिसका काम होता है मसल को हड्डियों से जोड़ करके रखना, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये फाइब्रस टिश्यू होता है, इसमें काफी स्ट्रेंथ होती है,
बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ये ज़्यादा लचीला नहीं होता। वहीं अगर दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की बात करें जिसका नाम है कार्टिलेज, ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्पेस्ड सेल होते हैं, इनमें काफ़ी जगह होती है और ये एक सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन और शुगर के कंपोज होने से बना है। कार्टिलेज जो है ना, ये एक स्मूथनेस बोन सरफेस होता है, ये जॉइंट के ऊपर होता है और नोज में भी, हमारी नाकों में भी होता है, ईयर में भी होता है, ट्राइकिया में भी होता है एंड लर्नेक्स में भी होता है। अब जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो कि हमारे कानों में मौजूद होता है, उनको हम फोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में बोन है ना, उसे हम बिल्कुल भी बेंड नहीं कर सकते। करेंगे तो हाथ टूट जाएगा, मतलब हड्डियां टूट जाएगी अंदर हाथ की। नेक्स्ट अगर एक टिश्यू की बात करें तो उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये पाया जाता है स्किन और मसल के बीच में, ठीक है, ब्लड वेसल के बीच में और नर्व सिस्टम के बीच में भी पाया जाता है और ये भी बोन मैरो के अंदर होता है। ये ऑर्गन के अंदर मौजूद होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है और जो टिश्यू खराब हो जाते हैं ना, या जो टिश्यू बन रहे होते हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प भी करता है। अब हम चलते हैं मस्कुलर टिश्यू के ऊपर। जो मस्कुलर टिश्यू है ना, ये काफी लंबे लंबे सेल यानी इनलोंगेटेड सेल से बने होते हैं और इसको मसल फाइबर भी कह देते हैं। इस टिश्यू का काम होता है हमारे शरीर को मूवमेंट प्रदान करना। अब मसल जो है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन को कंटेन करती है जिसका नाम है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसी से बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जैसे मूवमेंट हो पाते हैं और इस तरह के मसल को कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। ये मोस्टली अटैच्ड होते हैं बोन एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, यानी कि हड्डियों से जुड़े होते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारी। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाता रहता है, ठीक है, और स्ट्रेंड्स यानी कि कह लो कि एक अपरेंटली जो डार्क एंड जो व्हाइट कलर का जो शेडो जैसे दिख रहा है ना, जैसे कि ये डार्क वाले जो हैं ये न्यूक्लियोइड्स हैं और ये स्ट्रेंटेंस जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल हड्डियों के ऊपर छोटा छोटा सा पैकेट बना हुआ है। अब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम यही करती हैं। इसी सब कारणों से इसका एक नाम स्ट्रेटेड मसल्स भी है। इस टिश्यू के जो सेल है ना, इसमें सिलेंड्रिकल टाइप में अनब्रांच्ड यानी कि कोई ब्रांच नहीं होता और मल्टी न्यूक्लिएट यानी कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे इसमें देखो, अब देखा जाए तो जो फूड एलिमेंट्री में मूवमेंट होता है या फिर जो कंस्ट्रक्शन होता है उनके बीच में या फिर ब्लड वेसल में जो रिलैक्सेशन होता है, इन सारे मूवमेंट में हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, ये अपने आप होता है। कह लो कि अपने तरीके से होता है क्योंकि वो बॉडी को अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो भी है ना, वो सारे मूवमेंट को खुद ही कंट्रोल करते हैं। हम ये नहीं सोच, अब हमें पता भी नहीं चलेगा कि बॉडी जो वेसल में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें कितना कब वो रिलैक्स हो रहा है, कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इन सारे मूवमेंट को हम सोच के नहीं करते, ये बॉडी अपने आप ही परफॉर्म करती है। अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल के बारे में। ये बी वाला जो पार्ट है वो स्मूथ मसल ही है। स्मूथ मसल और इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल। ये कंट्रोल करता है इस मूवमेंट को और ये कई सारी जगहों पे पाया जाता है, जैसे आंख के आइरिस में, ठीक है, यूरेट्रस में एंड ब्रोनकाई ऑफ द लंग्स यानी लंग्स के जो अंदर जो ब्रोंची होती है ना, उसमें भी पाया जाता है। लेकिन सारे मसल में देखो कि जितने भी सेल हैं उन सब में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्डिक मसल के बारे में। कार्डिक मसल पाया जाता है हार्ट में और बेसिकली ये हार्ट को जो ब्लड पंप करता है और उसमें जो रिदम होता है यानी कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का कोई फोर्स बाहर की साइड निकलेगी, तो इस मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है कार्डिक मसल्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम हार्ट मसल भी है। हार्ट मसल एक सिलेंड्रिकल टाइप ब्रांच्ड होता है लेकिन इसमें अनन्यूक्लिएट होता है, यानी एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा हर एक ब्रांच में, एक न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नर्वस टिश्यू के ऊपर। तो अब हम नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जान लें कि सभी सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करे जब भी उनको उत्तेजना मिले। उत्तेजना इट मीन्स कि किसी काम अगर चोट लगे तो उस पर रिएक्ट करे। अब देखा जाए तो जो नर्वस टिश्यू है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि बॉडी में कोई भी उत्तेजना हो, स्टिमुलेटेड हो, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर बिल्कुल ट्रांसमिट करते हैं। अब ये होता कहाँ पे है, तो हमारे ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जो नर्वस है हमारा पूरा और नर्वस सिस्टम, उन सब में ये नर्वस टिश्यू से ही संचालित होती है। अब इस टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, उसको कहा जाता है नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन्स। अब एक न्यूरॉन जो है ना, इसमें एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी होता है इसमें। ये एक लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट इसमें निकला हुआ होता है और यही कॉम्बिनेशन जो है एनिमल को मूव करने में हेल्प करता है।
वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।